नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं विटामिन ई की। सो इनिशियल स्टडीज ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी इन एनिमल्स resulted in infertility. That's why it is called anti-infertility विटामिन। क्योंकि कुछ एनिमल्स के अंदर इनिशियल स्टडीज के अंदर देखा गया कि उनके अंदर इनफर्टिलिटी हुई, तो इसकी वजह से इसको एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन कहते हैं, क्योंकि उनमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी थी तो उनके इनफर्टिलिटी देखी गई, तो इसीलिए इसको एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट, सो इसका केमिकल स्ट्रक्चर। सो केमिकल स्ट्रक्चर में क्या है, इसके क्रोमेन रिंग सिस्टम है और आइसोप्रेनॉइड साइड चेन है। क्रोमेन रिंग सिस्टम जिसको टोकोल भी कहते हैं, और साथ में है आइसोप्रेनॉइड साइड चेन। ठीक है, तो ये सारे जो टोकोफेरोल्स हैं, यानी 8 नेचुरल टोकोफेरोल्स हैं, वो है। तो उन सब में जो है कॉमन स्ट्रक्चर क्या है कि क्रोमेन रिंग है, दैट इज क्रोमेन रिंग सिस्टम है, दैट इज टोकोल, एंड उसके साथ आइसोप्रेनॉइड साइड चेन है। ठीक है, सो उन 8 नेचुरल टोकोफेरोल्स में जो अल्फा टोकोफेरोल है उसकी ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। ठीक है, तो अल्फा टोकोफेरोल जो नाम है वो याद रखना, जिसकी ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन ई। सो नॉर्मली विटामिन ई का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो 0.5 टू 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, और ये एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्ट किया जाता है एज काइलोमाइक्रोन, एज इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो हम जानते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होगा, देन ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ पर जाएगा, तो वो एडिपोज टिश्यूज के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नाउ कैटाबॉलिज्म। सो कैटाबॉलिज्म में क्या है कि जो इसकी क्रोमेन रिंग और जो साइड सिस्टम है, साइड चेन जो है, वो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज्ड होगी, देन एक्सक्रीट हो जाएगी बाइल में। तो कुल मिला के वो बाइल से एक्सक्रीट होगी, और बाइल से एक्सक्रीट होने से पहले उसका कॉन्जुगेशन होगा ग्लूप्रोनिक एसिड के साथ। ठीक है, तो ये होगा इसका एक्सक्रीशन। नाउ बायोकेमिकल रोल ऑफ विटामिन ई। सो विटामिन ई जो है मोस्ट पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रिवेंट करता है फ्री रेडिकल्स के अटैक से। सो उसकी मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ना। सो इसकी वजह से वो आरबीसी को हीमोलाइसिस से प्रिवेंट करता है। ठीक है, और वो पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है उनको प्रिवेंट करता है। तो ये कुल मिलाकर सेल्स की फंक्शनल स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, उनकी मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करता है, और उसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी को मेंटेन करता है, क्योंकि वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। ठीक है, नाउ एजिंग को डिक्रीज करने में विटामिन ई में बी बेनिफिशियल, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स के जो अटैक हैं उनको डिक्रीज करता है विटामिन ई, क्योंकि वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट, विटामिन ई बूस्ट इम्यून सिस्टम। ठीक है, विटामिन ई इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। ओके, नेक्स्ट, so the vitamin reduces the risk of atherosclerosis by decrease the oxidation of LDL. So ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, सो जो LDL है अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देन वो बहुत ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस करेगा, बहुत ज़्यादा तेजी से एथेरोस्क्लेरोसिस करेगा, थिकनिंग ऑफ द वेसल वॉल। ठीक है, वो करेगा। बट जो अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो, और ऑक्सीडाइज कैसे होगा, सो उसके लिए जो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, या फिर कुछ और फ्री रेडिकल्स हैं, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन फ्री रेडिकल खुद एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है। सो उन सब के अंदर रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज है, जो भी है। सो ऐसे एजेंट्स जो कि एलडीएल का ऑक्सीडाइज करेंगे उसको प्रिवेंट करता है विटामिन ई। सो वो डिक्रीज करता है ऑक्सीडेशन ऑफ एलडीएल को, सो एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस जो हैं उसको कम कर देता है। ठीक है, नाउ विटामिन ई कैन डिप्रेस द ल्यूकोसाइड ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी। सो एंटीऑक्सीडेंट है, तो ल्यूकोसाइड जो है हमारे डब्ल्यूबीसी जो है उनके अंदर जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी है, जो कि ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव है, उसको ये डिप्रेस करेगा, बिकॉज इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। ओके, नाउ इंटर रिलेशनशिप विद सेलेनियम। सेलेनियम के साथ क्या है, तो कि सेलेनियम जो है ग्लूटाथान पर ऑक्सीडेज के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, सो इट ऑक्सीडाइज एंड डिस्ट्रॉय द फ्री रेडिकल। ठीक है, तो सिनर्जिस्टिकली वर्क करता है विटामिन ई के साथ में। और जो है सेलेनियम अगर दिया जाए तो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और वाइस वर्सा, अगर विटामिन ई दिया जाए तो सेलेनियम की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ठीक है, सो
act synergistically to decrease the lipid peroxidation. Now next, deficiency manifestations of vitamin E. So विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है देखते हैं. सबसे पहला है पुअर नर्व कंडक्शन. जो है नर्व कंडक्शन वो पुअर हो जाएगा विटामिन ई की डेफिशिएंसी से. नेक्स्ट, स्पाइनोसेरेबेलर अटैक्सिया. स्पाइनोसेरेबेलर. सो पुअर नर्व कंडक्शन बात कर ली हमने. एक्सोनल डीजनरेशन हो जाता है. तो क्या है कि एक्सॉन का अगर डीजनरेशन हो गया तो नर्व कंडक्शन भी जो है वो पुअर हो जाएगा. ठीक है. स्पाइनोसेरेबुलर अटैक्सिया तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है. नाउ आईज के अंदर क्या क्या कॉज कर सकता है विटामिन ई की डेफिशिएंसी. सो इट कैन कॉज रेटाइनोपैथी. ठीक है. रेटिना के ब्लड वेसल्स वगैरह वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. देन इट कैन कॉज द ऑप्थेल्मोप्लेजिया, दैट इज द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल पैरालिसिस, एंड इट कैन कॉज द निस्टैग्मस इन अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ आई बॉल. यस. सो ये सब कॉज कर सकता है. देन निस्टैग्मस को अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ आई. निस्टैग्मस हो सकता है. ऑप्थेल्मोप्लेजिया में एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स की पैरालिसिस होती है और रेटाइनोपैथी हो सकती है. तो अब तक 3 चीजें बात की हमने. पुअर नर्व कंडक्शन जो कि एक्सोनल डीजनरेशन की वजह से हो सकता है. स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया में कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट्स, उन सब का कोऑर्डिनेशन जो नहीं हो पाएगा मूवमेंट्स और पोस्चर का, वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव लॉस हो सकता है. तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से हो सकता है. देन रेटाइनोपैथी, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, निस्टैग्मस. नाउ the fourth manifestation is the peripheral neuropathy and myopathy. So peripheral neurons और muscles उनके अंदर problems आ सकती है. that it may lead to the peripheral neuropathy and myopathy. hemolytic anemia. So RBC की इंटीग्रिटी, विटामिन ई जो कि इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहा था RBC की, तो अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से इंटीग्रिटी लॉस्ट हो जाएगी, तो मेम्ब्रेन रप्चर होगी, तो इट मे कॉज द hemolytic anemia. Yes. Now it may be beneficial in Alzheimer's disease. Okay, so vitamin E Alzheimer disease में beneficial हो सकता है. It decreases the aging. It's actually it's slows the aging. कुछ reports but 100 it slows the aging. Now let's discuss about the RDA. So RDA 8, 10, 12 तीन चीजें याद रखनी है. 8, 10, 12. सो 8 किसके लिए? फीमेल के लिए नॉर्मल. ठीक है. और मेल के लिए 10. ठीक है. अब प्रेग्नेंट फीमेल के लिए 10 और लैक्टेटिंग फीमेल के लिए 12. ठीक है. सो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई. ठीक है. याद हो गया. 8, 10, 12. 8 फीमेल के लिए, 10 मेल और प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, और 12 लैक्टेटिंग फीमेल के लिए. सो दीज आर दी 8 मिलीग्राम पर डे इन मेल विटामिन ई की रिक्वायरमेंट, in female, 10 milligram per day in male and pregnant female, and the 12 milligram per day in lactating female. ठीक है. तो ये हो गया इसका RDA. सोर्सेज की बात करें तो वेजिटेबल ऑयल्स जो है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हो गया, व्हीट जर्म ऑयल हो गया, तो उनके अंदर ये इसके सोर्सेज हैं. नाउ विटामिन ई की टॉक्सिसिटी की बात करें, सो इट इंटरफेयर विद द प्लेटलेट एग्रीगेशन, और जो है विटामिन के साथ इंटरफेयर करता है. तो इट इज एक मतलब इसकी अगर टॉक्सिसिटी हो गई, अगर ज़्यादा विटामिन ई चला गया, दैट इज 1000 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा चला गया, देन इट कैन कॉज द माइल्ड एंटीकोएगुलेंट. इट कैन एक्ट एज अ माइल्ड एंटीकोएगुलेंट, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पर टेंडेंसी हो जाएगी, हेमरेज की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मे कॉज द टेंडेंसी टू हेमरेज. ठीक है. सो हमने डेफिशिएंसी वापस से देख लेते हैं शुरुआत से. क्या कहा? एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन. फिर इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात की, जिसमें हमने क्या बताया कि क्रोमेन रिंग सिस्टम है, दैट इज टोकोल विद आइसोप्रिनोइड साइड चेन्स. ठीक है. और 8 नेचुरल टोकोफेरोल्स होते हैं, जिनमें से अल्फा टोकोफेरोल जो है उसकी ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी है. देन हमने मेटाबॉलिज्म में बात की कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो फिर काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है. उसके बाद हमने बात की कि बाद में एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है. फिर हमने बात की कि बाइल की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है. देन हमने बात की इसके रोल्स की. सो ये एक मोस्ट पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, तो हीमोलाइसिस प्रिवेंट करता है, पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को प्रिवेंट करता है. देन सो इट एक्ट एज स्ट्रक्चर और फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ सेल्स को ये रखता है. इट कीप्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल सेल्स. नाउ एजिंग को डिक्रीज कर सकता है ड्यू टू डिक्रीज इन फ्री रेडिकल्स. ठीक है. इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, एलडीएल के ऑक्सीडेशन को कम करता है, सो एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को कम कर देता है, और ल्यूकोसाइड ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियो का साइडल एक्टिविटी को ये डिप्रेस कर देता है. ठीक है. तो फिर बात की थी सेलेनियम के साथ में
कि ये जो सेलेनियम है वो ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइज और डिस्ट्रॉय करता है फ्री रेडिकल को, ठीक है। सो उसके अंदर हेल्प करता है। तो सेलेनियम हैज बीन फाउंड टू, तो विटामिन ई मतलब सेलेनियम हैज बीन फाउंड टू डिक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई एंड वाइस वर्सा, कि सेलेनियम दे दिया तो विटामिन ई कम चाहिए, और विटामिन ई दे दिया तो सेलेनियम कम चाहिए। सिनर्जिस्टिकली एक्ट करते हैं, लिपिड पर ऑक्सीडेशन को कम करते हैं। देन हमने डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस की बात की, जिसमें पहले कहा कि एक्सोनल डीजनरेशन की वजह से पुअर नर्व कंडक्शन। देन हमने बात किया कि स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया, रेटिनोपैथी, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, निस्टैग्मस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मायोपैथी and myopathy. Yes, and next we have discussed about the hemolytic anemia, in which the RBC integrity is lost, and then we discussed about the it may be beneficial in Alzheimer disease and it slows the aging. Then हमने RDA की बात की, 8, 10, 12, 8 in female, 8 मिलीग्राम पर डे इन फीमेल, 10 हमने बात 10 मिलीग्राम पर डे इन मेल एंड प्रेग्नेंट फीमेल, एंड 12 हमने 12 मिलीग्राम पर डे इन लैक्टेटिंग फीमेल। देन सोर्सेज की बात की, दैट इज वेजिटेबल ऑयल्स, एंड विटामिन ई की टॉक्सिसिटी की बात की। सो इंटरफे अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है, विटामिन ई ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करता है वो, एक्ट एज अ माइल्ड एंटीकोएगुलेंट, जिसकी वजह से हेमरेज की टेंडेंसी बढ़ जाती है, हेमरेज की टेंडेंसी, उसकी वजह से हेमरेजिक टेंडेंसी हो जाती है, ठीक है। थैंक यू।